हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए 37वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस 37वें मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस 37वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 37वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, 1857 के विद्रोह में किस नेता ने हर हर महादेव का नारा दिया था? ऑप्शन ए है बहादुर शाह जफर ने, ऑप्शन बी है तात्या टोपे ने, ऑप्शन सी है नाना साहेब ने और ऑप्शन डी है मंगल पांडे ने। तो यहां पर देखें इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने हर हर महादेव का नारा दिया था। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में रोल एक्ट कानून कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए है वर्ष 1909 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1919 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1927 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1935 में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत में रोल एक्ट कानून कब लागू किया गया था। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में रोल एक्ट कानून लागू किया गया था 1919 में। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। इसी के साथ में देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो मेरे भाई याद रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के अंदर हुआ था। तो इस प्रश्न को भी आप जरूर याद रखना, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को लखनऊ षड्यंत्र के तहत फांसी दी गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को लखनऊ षड्यंत्र के तहत फांसी दी गई थी। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि इन सभी में से अशफाक उल्लाह खान जो क्रांतिकारी था इसको लखनऊ षड्यंत्र के तहत फांसी दी गई थी। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, महात्मा गांधी ने 1919 में खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि महात्मा गांधी ने 1919 में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहां पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। और यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते
सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को यह गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 21,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। और मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। और इसी के साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी क्लासेज होंगी उन सभी क्लासों का फ्री पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा। और यदि आपको पीडीएफ सेट के अंदर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पर उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नेहरू रिपोर्ट 1928 का मुख्य उद्देश्य क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से एक काम कीजिए, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी नोटबुक के अंदर इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि नेहरू रिपोर्ट 1928 का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि नेहरू रिपोर्ट 1928 का मुख्य उद्देश्य था भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग, यानी कि पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में प्रत्यक्ष कर की दरें कौन तय करता है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी है वित्त आयोग, ऑप्शन सी है संसद और ऑप्शन डी है नीति आयोग। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत में प्रत्यक्ष कर की दरें तय करता है संसद। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहां पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, मुद्रा आपूर्ति के निर्धारण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ऑप्शन ए है विदेशी निवेश, ऑप्शन बी है बैंकिंग प्रणाली की स्थिति, ऑप्शन सी है सरकारी खर्चे और ऑप्शन डी है कृषि उत्पादन। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मुद्रा आपूर्ति के निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण कारक है बैंकिंग प्रणाली की स्थिति। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, केंद्रीय बजट किस अनुच्छेद के तहत संसद में प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 110 के तहत, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 112 के तहत, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 360 के तहत और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 280 के तहत। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय बजट किस अनुच्छेद के तहत संसद में प्रस्तुत किया जाता है, तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि केंद्रीय बजट अनुच्छेद 112 के तहत संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन तय करता है?
ऑप्शन ए है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी है CSO, ऑप्शन सी है नीति आयोग और ऑप्शन डी है वित्त मंत्रालय। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान तय करता है CSO। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है ग्रेगर मेंडल को। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? ऑप्शन ए अरावली पर्वत है, ऑप्शन बी है विंध्याचल पर्वत है, ऑप्शन सी है सतपुड़ा की पहाड़ियां और ऑप्शन डी है पश्चिमी घाट। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना पर्वत है अरावली पर्वत। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए भी रामबाण साबित होने वाले हैं। इसलिए इस क्लास को आपको एंड तक देखना है और क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? ऑप्शन ए है चिल्का झील, ऑप्शन बी है वुलर झील, ऑप्शन सी है पुलिकट झील और ऑप्शन डी है वेम्बनाड झील। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राष्ट्रीय जलमार्ग प्रथम किन दो स्थानों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए इलाहाबाद और हल्दिया के बीच, ऑप्शन बी है मुंबई और कोच्चि के बीच, ऑप्शन सी है विशाखापट्टनम और कोलकाता के बीच और ऑप्शन डी है चेन्नई और कोलकाता के बीच। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग प्रथम इलाहाबाद और हल्दिया इन दोनों स्थानों के बीच स्थित है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में गन्ना उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का उत्तर प्रदेश जो राज्य है, इस उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर सबसे अधिक मात्रा में गन्ने का उत्पादन किया जाता है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और इसी के साथ में देखिए यहां पर एक प्रश्न और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है, पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो याद रखना भारत के आंध्र प्रदेश राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। और 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ कौन बांध कर रखता है? ऑप्शन ए है गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी है विद्युत चुंबकीय बल, ऑप्शन सी है मजबूत नाभिकीय बल और ऑप्शन डी है कमजोर नाभिकीय बल। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ बांध कर रखता है मजबूत नाभिकीय बल। तो 15 प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि सोडियम धातु को किसमें डुबो करे रखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबो करे रखा जाता है। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। मेरे भाई यहां पर थोड़ा सा समझिए, देखिए जो सोडियम धातु होता है, इस सोडियम धातु को केरोसिन तेल के अंदर क्यों डुबो कर रखा जाता है? क्योंकि जो केरोसिन तेल होता है इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, और जो ये सोडियम धातु होता है ये वायुमंडल में या फिर इसको बाहर रखेंगे तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके क्या कर लेता है? आग पकड़ लेता है। इसलिए सोडियम धातु को केरोसिन तेल के अंदर डुबो कर रखा जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं या फिर किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका देश के संविधान से लिए गए हैं। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए वैज्ञानिक फैराडे ने, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक हेनरी हार्टज ने, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक न्यूटन ने और ऑप्शन डी है वैज्ञानिक लुईस पाश्चर ने। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की थी। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की थी वैज्ञानिक हेनरी हार्टज ने। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किसी वस्तु की गति में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक बल किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए है द्रव्यमान और त्वरण पर है, ऑप्शन बी है केवल द्रव्यमान पर है, ऑप्शन सी है केवल त्वरण पर है और ऑप्शन डी है घनत्व और भार पर है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि किसी वस्तु की गति में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक बल निर्भर करता है द्रव्यमान और त्वरण पर है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है स्वामी दयानंद सरस्वती और ऑप्शन डी है रामकृष्ण परमहंस। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए फंगस से,
ऑप्शन बी है बैक्टीरिया से, ऑप्शन सी है वायरस से और ऑप्शन डी है शैवाल से। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है फंगस से। तो 21वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है आप सभी के सामने, संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारत ने किस देश से ली है? ऑप्शन ए है अमेरिका देश से, ऑप्शन बी है ब्रिटेन देश से, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका देश से और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया देश से। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारतीय संशोधन की प्रक्रिया भारत ने दक्षिण अफ्रीका देश से ली है। तो 22वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा बल गुणनफल के रूप में कार्य करता है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि इन सभी में से अपकेंद्रीय बल गुणनफल के रूप में कार्य करता है। तो 23वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और यहां पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 21,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए, ठीक है। और यदि इस पीडीएफ सेट के अंदर आपको किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके उसका सॉल्यूशन व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का पहला नागरिक कौन होता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला नागरिक कौन होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति। तो 24वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भूदान आंदोलन शुरू किया था विनोबा भावे ने। तो 25वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल
चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 25 में से लगभग 22 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।